नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं मिशन 2022 के लिए बिछी चुनावी बिसात पर हमारी खास पेशकश लेकर। बीजेपी ने इस बार ऐसा दांव चला है कि विपक्ष परेशान है, ना तो समर्थन करते बन रहा है, ना ही विरोध करते बन रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने यूपी चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण बिल को संसद के पटल पर पास कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह बिल राज्यों को जबरदस्त अधिकार देने वाला है। इस बिल से बीजेपी यूपी में सत्ता के समीकरणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, क्योंकि यूपी के वोट बैंक में ओबीसी सबसे बड़ी तादाद में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी का यह दांव फिर बड़ी जीत दिलाने की नींव रखेगा? क्या विपक्ष इस प्लान की काट निकाल पाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि जो यूपी में जातिगत समीकरण है, जो वोट बैंक है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस लिहाज से ये ओबीसी बिल जो है इतना अहम क्यों माना जा रहा है? मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए एक और सौगात देने की तैयारी कर ली है। मेडिकल में ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण के ऐलान करने के बाद अब संसद में ओबीसी बिल लाया गया है, ताकि ओबीसी जातियों पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो सके। 127वें संविधान संशोधन बिल से आर्टिकल 342A(3) को लागू किया जाएगा, जिसके तहत राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। राज्यों को अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। संविधान के तहत अब तक केंद्र सरकार को ही लिस्ट बनाने का अधिकार हासिल है, लेकिन राज्यों को अधिकार मिलने से राज्य सरकारें तय कर सकेंगी कि किस जाति को लिस्ट में शामिल करना है। इस बिल को यूपी चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में ओबीसी आबादी सबसे बड़ी संख्या में है। यूपी में करीब 40% वोटर है जो सत्ता का गणित बनाने और बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी गणित को साध कर ही सरकार बनाई थी, और अब एक बार फिर बीजेपी की नजर इस वोट बैंक पर है। यूपी में कई पिछड़ी जातियां खुद को ओबीसी में शामिल करने की मांग उठाती रही हैं। योगी सरकार ने इसके लिए 2017 से ही कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन संवैधानिक कारणों से इसमें अड़चन थी। लेकिन अब संसद में बिल पास होने के बाद यूपी में बीजेपी के लिए ये सत्ता तक पहुंचने का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। मंत्रिमंडल ने इसी प्रकार का निर्णय किया है, उनके आरक्षण के अधिकार को छीनने से बचाया है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछड़ों को और अधिक संबल देने के अभियान का एक हिस्सा है। विपक्ष भी इस बिल को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा रहा, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि ओबीसी बिल का विरोध करना चुनाव में खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारना साबित हो सकता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इस बिल का हम समर्थन करेंगे। हम लोग का हमेशा से मानना रहा है कि समाज के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए और पता चलना चाहिए किसकी कितनी संख्या है। जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी होगी, और ये भी पता चल जाएगा कि किस समाज के लोग कितने आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कितने मजबूत हैं। तो हिंदुस्तान में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सरकार इससे भागना क्यों चाहती है? मैं तो कहूंगा कि सरकार इसकी जनगणना कराए। यूपी ही नहीं, देश भर में भी ओबीसी की आबादी करीब 44% है, और यही वजह है कि मोदी सरकार में भी 27 ओबीसी मंत्री शामिल हैं, जिसका पूरा फायदा बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव में उठाना चाहती है। और इसके लिए बीजेपी ने रणनीति भी तैयार कर ली है। लेकिन सवाल है कि हर पर बदलते चुनावी समीकरणों में क्या 2017 की तरह इस बार भी यूपी का ओबीसी मतदाता बीजेपी के साथ जाएगा? क्या विपक्ष बीजेपी की इस रणनीति की काट ढूंढ पाएगा? टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ पूरा वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। अभी दुबे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, और अनिला सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभी दुबे जी ये बताइए कि मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है मोदी जी का इसे, तो इसकी काट क्या होगी? किस तरह से इस बिल के साथ या विपक्ष में कहाँ खड़ी है कांग्रेस, और कैसे जनता को समझाएगी अपने हक में करने के लिए? देखिए पिनाक जी, आप बहुत ही मुर्दान और विद्वान पत्रकार हैं, मगर मैं हतप्रभ हूँ, क्या न्यूज नेशन का कोई रिसर्च वर्क ही नहीं, कोई स्टडी नहीं है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है? ये कह दिया आपने, आपके जब ये चलाया हमो, कि इसके पहले कभी ये अधिकार ही नहीं था, राज्यों को वंचित रखा गया था। इतनी शर्मनाक बात। अरे जो 11 अगस्त 2018 को ये लेकर आए थे ओबीसी को
संवैधानिक दर्जा दे रहे थे, ओबीसी कमीशन बनाया, तब वहां कांग्रेस पार्टी के प्रदीप टामटा ने, दिलीप कुमार टर्की ने, रंगराजन ने और प्रतिपक्षी दलों ने यह मुद्दा उठाया कि आप सरकार ये क्या कर रहे हैं, राज्य उनके अधिकार से वंचित रह जाएंगे अगर आपने ये कानून बना दिया तो। इसमें 2 अमेंडमेंट दिए थे। उन्होंने कहा था कि इसके जो 5 सदस्य जो कमीशन को तय करेंगे वो 5 ओबीसी कम्युनिटी से हों, और दूसरा एक लाइन इसमें लिख दीजिए कि ये राज्यों के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नहीं मानी सरकार। हुआ ये कि महाराष्ट्र के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2021 को यह फैसला दिया और कहा कि आपने जो कमीशन फॉर्म किया है इस कानून में राज्यों को वंचित कर दिया है, इसलिए ये राज्यों का अधिकार नहीं है कि वो ओबीसी वर्ग का को तय कर सकें। उसी का संशोधन सिर्फ एक ही लेकर आ रहे हैं। दूसरा, जहां तक आपने बताया 27% आरक्षण का, तो वो मैंने पहले ही आपके शो में बात किया था कि वो तमिलनाडु सरकार केंद्र के खिलाफ गई थी। 2017 से लेकर 21 तक ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में सरकार ने जानबूझकर वंचित रखा था। 3 जुलाई को सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को 2020 को, वो नहीं माने। 27 जुलाई को हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद नहीं माने, और 13 जुलाई इसका जवाब ले लूं मैं अनिला जी से। आप तो आंकड़ों के साथ मौजूद हैं जी। अनिला जी, सोनिया जी की दखलंदाजी, कोर्ट की दखलंदाजी, और उसके बाद आप लोग मजबूर हुए हैं ये करने के लिए। ऐसा नहीं था कि आपकी इच्छा थी, आप हितैषी थे, आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे जी। आरोप लगाने का तो काम है विपक्ष का, तो बिल्कुल आरोप लगाइए, पर कांग्रेस पार्टी ओबीसी, पिछड़ा, चाहे वो पिछड़े हो चाहे वो दलित हो, उनकी कितनी हितैषी रही है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी एक है कि बहुत बड़ी हितैषी रही है पिछड़ों की और दलितों की, तो उनकी हालत जब इनका टेन्योर रहा बद से बदतर क्यों हुई? देश के प्रधानमंत्री खुद पिछड़े वर्ग से आते, तो क्या लगता है उनसे ज्यादा कोई नहीं, आप ये जवाब ही नहीं दे रही हैं। वो कह रहे हैं कि जो बिल आप लाए हैं ये आप बिल नहीं लाए हैं, ये आपकी मर्जी से नहीं आया, आपकी इच्छा शक्ति से नहीं आया, आप लोगों ने नहीं सोचा कि भाई हमें ओबीसी समाज का कल्याण करना है। ये तो कह रहे हैं कि सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, अदालतों के फैसले थे, तब जाके आपको संशोधन करना है। कुछ नया नहीं है इसमें, आपकी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि दबाव काम आया है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ ना कि वो कह रहे, जो हाइपोथेटिकली मैं लेकर भी चलती हूँ, ये कह रहे हैं कि सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी। भाई क्यों नहीं लिखेंगे, लिखना चाहिए, विपक्ष का कुछ काम नहीं है क्या? पर राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। ये लोग भी तो सत्ता में रहे थे, क्यों नहीं किया इन लोगों ने पहले कभी कुछ? केवल हमने देखा अगर इतने हितैषी थे तो चिट्ठी लिखने की नौबत ही क्यों आने दी, अपने काल में क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछ रही हैं आपसे। अरे ये समझने को तैयार नहीं है साहब। जब ये कानून पास हो रहा था सर्वसम्मति, सभी दलों के राजनेता, सांसद इस बात के लिए एक मत थे। उन्होंने कहा था, आगाह किया था, जब ये 2018 में 11 अगस्त को आप बिल लेकर आए थे, जब पास हो रहा था तो सारे सांसदों ने, डिबेट देख लीजिए पार्लियामेंट की, उसमें कहा था कि ये मत करिए आप, ये तो राज्य उनके अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और जब ये मराठा आरक्षण का मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 मई 2021 का फैसला है उसमें उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने डंडा दिया कि ये कानून गलत आपने लाया, राज्यों के अधिकार से वंचित कर दिया। चलिए, इसका जवाब मैं अनिला जी से लूंगी। सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब मैं अनिला जी से लूंगी। अनुराग भदौरिया जी को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अनुराग जी, आपको लगता है कि वाकई में जनता को ये जो निटी-ग्रिटीज हैं ये समझ में आएंगी कि भाई किसने क्या किया, अदालत का कितना हस्तक्षेप था और सभी दलों की सहमति थी, या फिर वाकई में बीजेपी इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि और ओबीसी के प्रति अपनी हितैषी योजना के तौर पर ही प्रोजेक्ट करने में कामयाबी हासिल करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है अब इस बात का एहसास हो गया है कि अपोजिशन में रह के समाजवादी लोग जिस तरह से संघर्ष कर ओबीसी के लिए और जातिगत मतगणना की बात कर रहे थे, अब जाके उनके बात समझ में आई है। पहले सदन में खड़े कह रहे थे नहीं हम कराएंगे ही नहीं, अब अचानक उनको पता है, पहले तो नहीं कराने की बात कर रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस समय दूसरी बातें कर रही थी। जब मैंने इनको याद दिला रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी खुद अपनी मंच पे खड़े होकर बता रहे थे कि मैं ओबीसी से आता हूँ, तब आप कह रहे थे नहीं हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास, तब आप दूसरी तरफ बात कर रहे थे। आज जब समाजवादियों द्वारा, विपक्ष द्वारा की हुई बातों को सरकार मान रही है, तो आप दूसरी तरह की बात कर रही है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं पता है, वो कंफ्यूज है। वो अनिला जी, विकास से शुरू हुए थे, जाति पर आ गए, विकास के काम नहीं किए क्या?
नहीं देखिए, ऐसा है कि कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा गवाह होता है, तो उसमें और विकास तो गिनाते नहीं है। समाजवादी एकमात्र अकेली पार्टी है जो समाज के अंदर में विकास की राजनीति बिना समाज के हर एक सेकंड अनुराग जी जवाब ले लेना, अनुराग जी जवाब ले लें, आपने अपनी बात कही, अनिला जी की भी सुनिए। हाँ। जी अनिला जी बोलिए। 2014 में हमने करके दिखाया, जातियों से ऊपर होकर चुनाव हुए और जीत कर आए। 2017 में भी यही करके दिखाया, 2019 में भी यही करके दिखाया और 2022 में भी यही करके दिखाएंगे। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से और उत्तर प्रदेश में अनुराग जी से, समाजवादी पार्टी यादव जी की पार्टी से, कि भाई ये बताइए खासतौर से कांग्रेस पार्टी कि ऐसी नौबत क्यों आई मेरे देश में कि जो लोग अपने आप को जनरल कैटेगरी में पाते थे उन्होंने भी ओबीसी में आने की लड़ाई लड़ी। जाटों ने, मराठों ने ओबीसी में आने की लड़ाई क्यों लड़ी? क्योंकि आप लोगों ने इन कौमों की अभय दुबे जी, आप लोगों के 60 साल का शासन इतना खराब रहा कि जनरल कैटेगरी को भी ओबीसी के लिए मांग करनी पड़ी, आप लोगों ने कुछ किया नहीं उनके लिए, इसीलिए अभी इस तरह के बिल लेकर आ रहे हैं। देखिए, एक तो मैं हमारी विद्वान प्रवक्ता अनिला जी पढ़ती लिखती है, मैं जानता हूँ खूब, बजट भी का भी अध्ययन है इनको। 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे मोदी सरकार का वो पढ़ना चाहिए। मोदी सरकार ने खुद ने लिखा इस बात को कि आजादी के समय जो गरीबी 70% थी हिंदुस्तान की, वो रिड्यूस होकर 21% तक हो गई। इतना अपलिफ्टमेंट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। जो कांग्रेस के कार्यकाल थे उसमें हम लोगों ने लगभग 14 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट किया पॉवर्टी से। ये विश्व भर की सारी रिपोर्ट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ अनिला जी से, अपनी विद्वान प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ये सरकार का दस्तावेज जिसमें वो सिलसिलेवार बता रहे हैं मोदी सरकार की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट, ये राशियां लाख में है। 20,157 का अलोकेशन किया 19-20 में, दिया कितना? सिर्फ 94। 16,591 का प्रोविजन किया, 20-21 में दिया कितना? अब तक 0। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का डेटा है, असिस्टेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट ओबीसी, आप सारा, मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता, आप कहेंगी तो मैं भेज दूंगा। ये खुद बयान कर रही मोदी सरकार की जो मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, वो जादू नहीं कर सकते जो घोषणा करते ना मोदी जी, बड़े बड़े भाषण देते हैं। वास्तविकता का धरातल साफ है, आपका इंटेंशन नहीं है। आप अगर ओबीसी समाज के लिए काम करना चाहते तो ये सकारात्मक सुझाव था, उसी समय मान लेते आप 11 अगस्त 2018 को। सिर्फ इमेज पोस्टरिंग है ओबीसी समाज को। जवाब दीजिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की हमेशा कथनी और करनी में अंतर रहा। मैंने आपको यहाँ 2 समाजों का ऐसा उदाहरण यहाँ पर दे दिया, एक महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश का, जो अपने आप में सक्षम हुआ करते थे, उनकी हालत कैसे बिगड़ी। तो यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने भी आंकड़े भी पेश किए हैं, गरीबी के भी आंकड़े पेश कर दिए, सब कुछ कर दिया, आप लोगों ने इनके हालात नहीं सुधारे। हालात सुधारने का अगर किसी ने प्रण लिया तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया। अभी चाहे वो मेडिकल में रिजर्वेशन की बात हो, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उन्होंने उनको भी रिजर्वेशन दिया है। तो कैसे प्लेसमेंट हो सोसाइटी में, बेटरमेंट कैसे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे तो सही मायनों में समाजवाद आप ला रहे हैं अनुराग जी। जो इकोनॉमिकली पिछड़े हैं उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, जनरल कैटेगरी में भी तो कोई पिछड़ा हो सकता है। तो सही मायनों में समाजवाद तो मोदी जी की सरकार ला रही है, योगी जी की सरकार ला रही है। देखिए, योगी जी के सरकार में, मोदी जी के सरकार में समाजवाद का मतलब होता है समाज को लूट लेना और लूट के सब कुछ रख लेना, और जो हमारे देश की और प्रदेश की जनता है उसको भुखमरी के कगार पे पहुंचा देना। आज हालत क्या है किसानों की, आज हालत क्या है? बेरोजगारी, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये इनकी देन है। हाँ, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो मैं गिना दे रहा हूँ। इनकी उपलब्धियां हैं कि किसान यहाँ पे धरने पे बैठ के किसानों की मौतें होती रही। इनकी उपलब्धियां ये है कि इनके काल में लॉकडाउन हुआ जिसमें मजदूर पैदल चल के मर गया। इनकी उपलब्धियां ये है कि कोविड काल में लोगों की, बिना ऑक्सीजन के लोगों की यहाँ पे रास्ते में या तरफ के लोगों की जाने निकल गई। इनकी उपलब्धियां ये है कि पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति इन्होंने कमजोर कर दी। अनिला जी, ओबीसी के हितैषी बनकर आप ये बिल ला रही हैं जिसके लिए हर कोई अपना अपना क्रेडिट लेना चाहता है कि तो बिल सर्वसम्मति से पास हुआ और जो संशोधन किए वो कोर्ट के दबाव में किए। तो ऐसे में ये जो तमाम पॉइंट्स गिना रहे हैं अनुराग जी, क्या ये आपको इलेक्शन में भारी पड़ सकते हैं?
लगता है अनिला जी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार अभय दुबे जी के पास चलते हैं। अभय दुबे जी, यहाँ पर जिस तरह से आप समझते हैं कि जनता जो है आंकड़े और अदालत के फैसले और तमाम चीजें जो हैं कितना समझ पाएगी वाकई में, या उसे यही नजर आएगा कि देखिए योगी जी जो हैं वही हमारे हितैषी हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर कोई आगे आया है तो ये मोदी जी हैं और योगी जी हैं, या उसको इंटीग्रिटी समझ में आएगी कि सदन में सब साथ ही खड़े थे जी और सबने किया है या अकेले किसी ने नहीं किया है? देखिए, ये हमको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बहुत जागरूक है ओबीसी समाज, दलित और पिछड़ा समाज। वो अपनी योजनाओं के संदर्भित विषय पर जानता है। उन्हें पता है कि जो पहले राज्य सरकारें तय करती थी कि कौन सी जातियां ओबीसी कैटेगरी में शामिल होगी, वो राज्यों के अधिकार से वंचित कर दिया। पूरे देश भर में आंदोलन हुआ ओबीसी समाज का कि ये नए जो आपने कमीशन बनाया उसके कारण उन राज्यों के अधिकारों को वंचित कर दिया। तो उसी के दबाव में आकर अच्छा ये मान लेते 11 अगस्त 2018 को एक ही लाइन लिखनी थी। आप देखिएगा उसमें, आप डिबेट में देखेंगे तो एक लाइन का अमेंडमेंट सबने कहा था कि आप इसमें लिख दीजिए कि इस कमीशन के बनने के बाद भी राज्य इस अधिकार से वंचित नहीं होंगे। वो सरकार नहीं मानी और वो 5 लोगों का जो हमने आग्रह किया था कि वो ओबीसी समाज से ही हो कमीशन के लोग, उसको भी नहीं इन्होंने अडॉप्ट किया। आप जानती हैं, उसको लैप्स होने दिया, उसके बाद उसको इस कानून को पास किया। तो ये वो चीजें हैं जिससे सरकार की इच्छा शक्ति जाहिर होती है। आज प्रधानमंत्री जी ने, आखिरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया खेती के लिए। पूरे देश को, आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 20,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बीते 7 साल में बढ़ा दी है। 35 रुपए के डीजल बढ़ा दिया, कीटनाशक पर, खाद पर, इन पर जीएसटी लगाया इन्होंने, खाद में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के भाव बढ़ा दिए, तो उससे लागत बढ़ गई और 6,000 रुपए दे रहे हैं। मतलब किसानों की जेब काटी और सांत्वना के लिए अनिला जी, का ऑटो का भाड़ा। अनिला जी, इस बिल की वाहवाही, इस बिल की तारीफ आप नहीं ले जा सकते। इसके लिए सभी की सर्वसम्मति थी और कई संशोधन तो आपने माने भी नहीं जो हक में थे ओबीसी समाज के। अदालत के इंटरवेंशन के बाद तो आप जागे। नहीं, ये तो देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमारी टीचर नहीं है ना कि ये पास करेंगे या फेल करेंगे। ये निर्णय तो इस देश की जनता करेगी, पिछड़े वर्ग का समाज करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा उनके लिए किया कि नहीं किया? और विचलित क्यों है कांग्रेस पार्टी? इसीलिए विचलित है ना। विचलित क्यों है यादव जी की पार्टी? इसीलिए विचलित है ना कि आज सबसे बड़ा नेता पिछड़े वर्ग का अगर कोई उभर के आए हैं तो वो है नरेंद्र मोदी जी। जितना किया है पिछड़ों के लिए उतना किसी ने नहीं किया। उनके मंत्रिमंडल में भी देख लीजिए, चाहे वहां का। चलिए, खूबसूरती है चुनाव की कि चुनाव आते आते विकास जो है वो जातियों में भी डिवाइड हो जाता है। अनुराग भदौरिया जी, जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम योगी कैबिनेट में या मोदी कैबिनेट में देखते हैं पिछड़े और दलित समाज का, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देगा ग्राउंड पर। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने जमीन पे काम कितना किया है। जमीन पे काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उड़न खटोला पे बैठ गए हैं, उड़न खटोला से उड़ते रहते हैं, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, या इधर से उधर, उधर से इधर, या यहाँ से गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ। उनसे ये पूछिए कि आपने धरातल पे काम क्या किया। अगर समाजवादियों की तरह रोड पे होते, जैसे समाजवादी तो साइकिल लेके रोड पे रहते हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी तो उड़न खटोले पे रहती है। तो उड़न खटोला से नीचे जो होता है हर चीज छोटी दिखाई पड़ती है। जब ऊपर से आप देखते हो तो हर चीज छोटी होती है। अनिला जी, और यही वजह है कि जो तो लुप्त हो जाती है। पंचायत चुनावों में नतीजे जो है वो आपके हक में नहीं रहे। सुन तो लीजिए, ऊपर से देखिए, बिल्कुल गलत बात है ये। मैं ये बताती हूँ, देखिए मैं ये बताती हूँ, ऊपर से गरीब जो परेशान है उसकी देखिए, ये समाजवादी पार्टी ना अपने आप में बहुत खुश होती रहती है। मार्जिनली ये हमसे थोड़ा सा आगे निकल गए, पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, पता नहीं कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे वो हमारे सपोर्टेड थे। इसीलिए तो आप देखिए ना, वो नीचे साइकिल पे आओगे तो दिखाई देगा ना, साइकिल पे 2-4 को छोड़कर जमीन की हकीकत ऐसे थोड़ी ना बन गए। हम तो अनिला जी से कहेंगे, अनिला जी पंचायत चुनावों में वो जीत बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और जमीन को देख चलिए, चलिए 6 महीने पहले अगर ये फैसला लागू भी होता है, बिल लागू भी होता है, तो क्या ग्रास रूट तक उसका मैसेज जाएगा, पहुंचेगा? एक आखिरी सवाल अभय दुबे जी आपसे ये बता दीजिए कि ये कह रहे हैं बीजेपी उड़न खटोले पर है, वो खुद साइकिल पर हैं, लेकिन आपकी प्रभारी तो दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश कैसे जीतेंगी? और जब से कार्यभार संभाला है तब से नतीजे उनके हक में नहीं जा रहे हैं, ये भी सब जानते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, क्योंकि आप बेहतरीन आंकड़े पेश कर रहे थे, तो यकीनन वो वाले आंकड़े भी आपने देखे होंगे। नहीं, देखिए, आपने बिल्कुल नस पर हाथ रखा है इनकी कि पंचायत के चुनाव ये लिटमस टेस्ट था। जो इनके गढ़ माने जाते थे,
अयोध्या में पूरे साफ थे, लखनऊ में जहां राजनाथ सिंह थे वहां पंचायत चुनाव में पूरे साफ थे, आदित्यनाथ जी जहां से वहां से साफ थे, और तो और प्रधानमंत्री जिस वाराणसी से आते वहां तक साफ थे। उसके बाद इन्होंने जो कब्जा किया है वो नहीं, आपने इनकी दुखती रग तो सुन ली, लेकिन अपनी दुखती रग नहीं सुनी कि आपकी प्रभारी प्रियंका गांधी दिल्ली में बैठकर कब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगी, और जब से वो प्रभारी बनी उसके बाद से अमेठी भी हाथ से निकल गया, रायबरेली में क्या नतीजे रहे, मैं आपकी भी पूछ रही हूँ। हाथ जितना जब भी पीड़ा में उत्तर प्रदेश के नागरिक होते हैं, दृढ़ता से खड़े होने वाले लोगों में से पहले सबसे आगे होने वाले में से प्रियंका गांधी जी है। चाहे वो उन्नाव का घटनाक्रम हो, हाथरस का हो, सहारनपुर में आदिवासियों की प्रताड़ना को हो, मजदूरों को दर बदर की ठोकरें खाने हो तो बस मुहैया कराना हो, जब भी उत्तर प्रदेश का एक अभय दुबे जी दिल्ली से पहुंचते पहुंचते जमीन वक्त ज्यादा लग जाता है, कई रुकावटें भी आती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। बहरहाल अनिला जी आप हमारे साथ शामिल हुए, भदौरिया साहब आप और अभय दुबे जी आप इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में चुनाव नजदीक आते आते सब कुछ जाति और इसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है या वाकई विकास बोलेगा? इसी सवाल को लगातार हम टटोलने की कोशिश करते रहेंगे चुनाव तक, ग्राउंड जीरो से भी, लेकिन इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।